हाँ, हो सकता है। जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद भाई जी। अगले क्रम में मैं बुलाना चाहूंगा नीलम जी को। नीलम गोयल जी, आप आएं और अपना प्रस्तुति दें। नीलम जी। जय गणपति की सभी गुरुजन को, सभी सहपाठी जन। मेरा नाम नीलम गोयल है। मैंने ज्योतिष में प्रवीण व विशारद इस वर्ष पूर्ण किया है, जिसका मुझे तनिक आभास भी नहीं हुआ कि गुरुजन के सानिध्य में कब और कैसे पूर्ण हो गया। ग्वालियर सेंटर की प्रमुख विशेषता ये है कि यहाँ पर सभी गुरुजन हमारा मार्गदर्शन बहुत ही सरलता और सहजता के साथ करते हैं और पूरा मार्गदर्शन करते हैं। और जब भी हमें सहयोग की आवश्यकता होती है, तब वो पूर्ण सहयोग देते हैं। मैं चाहूंगी कि सभी गुरुजन जो भी यहाँ पर आईका सेंटर में हैं, आप अपने ही सानिध्य में सदैव हमें रखिए और हमें आगे बढ़ने में के लिए प्रेरित करिए। सभी गुरुजन को सादर प्रणाम। मैं आज का मेरा जो विषय है वो है मेरा विलंब से विवाह या अविवाहित योग और प्रेम विवाह। ये मेरा विषय। सर वो लगा दीजिए। मैं कर रहा हूँ। सभी गुरुओं के नमन में मैं बोलती हूँ, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आ गया, दिख रहा है? नहीं सर। नहीं आया अभी? एक मिनट। आ अब गई आया? सर। जी जी जी। सर। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज का जो मेरा विषय है वह विवाह से संबंधित है, इसलिए विशेष रूप से मंगलकर्ता विघ्नहर्ता गणेश जी का ध्यान किया कि इसी के साथ आगे बढ़ते हुए क्रम में विवाह में क्या भूमिका होती है और किसकी होती है। विवाह संबंधी प्रश्न पर विचार करते समय हम सबसे पहले यह देखते हैं कि जातक की कुंडली में विवाह योग है या नहीं। फिर विवाह संबंधित भाव कारक ग्रह को देखते हैं कि ये किस स्थिति में है, विवाह का योग बना रहे हैं या नहीं। यदि बना रहे हैं तो कैसे विवाह का योग बना रहे हैं। जैसे विवाह 8 प्रकार के होते हैं: ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्राजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। वर्तमान में गंधर्व विवाह जो कि प्रेम विवाह ही है देखने को मिलता है, तथा ब्रह्म, देव, आर्ष व प्राजापत्य इन विवाह में कुंडली मिलान की आवश्यकता होती है। विवाह संबंधी भाव जो कि सप्तम भाव विशेष रूप से देखा जाता है। सर आगे कर दीजिए विवाह का। जी जी। विवाह संबंधी भाव जो कि सप्तम भाव विशेष रूप से देखा जाता है। विवाह के कारक ग्रह शुक्र तथा स्त्री के लिए गुरु विशेष रूप से देखे जाते हैं। इसके साथ ही लग्न लग्नेश, सप्तम सप्तमेश तथा जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली तथा नामांश कुंडली का भी अध्ययन किया जाता है। लग्न तन और मन है तो नवांश आत्मा है। अतः विवाह क्या है? मन और आत्मा का मिलन। अब जो आज का मेरा पहला विषय है वह है अविवाहित रहने के योग। कुंडली में अविवाहित रहने के योग बनने के कुछ कारण हो सकते हैं। अगर सप्तम भाव का स्वामी नीच का होकर द्वादश भाव में हो और लग्न का स्वामी सप्तम भाव में शनि से देखा जाए तो जातक विवाह नहीं करता। अगर मन का कारक चंद्रमा शुक्र के साथ केंद्र में हो और मंगल शनि की युति होकर दोनों में से कोई भी एक ग्रह चंद्र शुक्र पर दृष्टि डाले तो भी विवाह नहीं होता है। अगर बुध शुक्र और शनि तीनों एक साथ हों और इनमें से एक ग्रह नीच राशि में हो तो जातक को विवाह करने में कोई रुचि नहीं होती है। अगर शनि और मंगल युति बनाकर सप्तम भाव में स्थित हो और चंद्र नीच या निर्बल होकर शुक्र से सातवें भाव पर हो तो विवाह कार्य को पूर्ण नहीं होने देता। अगर सातवें भाव व पंचम भाव में शनि राहु केतु जैसे अशुभ ग्रह स्थित हो तो विवाह में देरी हो सकती है। सप्तमें शुभ युक्त ना होकर छठे या आठवें या 12वें भाव में अस्त या नीच राशि का होकर बैठा हो तो अविवाहित होता है। सप्तमेश द्वादश भाव में बैठा हो तथा जन्म राशिपति सप्तम भाव में बैठा हो तो जातक का विवाह नहीं होता। शुक्र एवं मंगल दोनों ही पंचम या नवम भाव में हो तो भी विवाह विघ्न होता है। सप्तम भाव में बुध तथा शुक्र दोनों हो तो विवाह अधेड़ उम्र में होता है। शुक्र किसी पाप ग्रह के साथ
पंचम या सप्तम या नवम भाव में हो तो भी जातक का विवाह नहीं होता, वह स्त्री योग से पीड़ित रहता है। अब हम अपनी उदाहरण कुंडली को देखते हैं, जिसमें मैंने 2 कुंडलियां लगाई हैं। पहली है D1 1981 की। इसमें अब देखते हैं, अब कुंडली का लगन सबसे पहले देखते हैं कि कुंडली का जो लग्न है वो बंजर राशि में है। बंजर राशि है हमारी 3, 5, 6 और सेमी बंजर जो राशि होती है वो 1, 10, 11 तथा सप्तम भाग का स्वामी वह भी बंजर राशि में है, जिसमें विवाह की संभावना देरी से या नहीं भी बनती है। तथा सेमी बंजर राशि मेष, मकर, कुंभ, जिसमें कि मेष राशि में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध तथा शुक्र पांचों ग्रह विराजमान है। इस कुंडली में विशेष बात यह है कि इसमें मंगल, बुध, शुक्र तीनों ही ग्रह अस्त हैं तथा गुरु व शनि वक्री हैं। जन्म नक्षत्र गंडमूल यानी केतु का नक्षत्र अश्वनी है तथा बुध व शुक्र मृत अवस्था में तथा गुरु व शनि वृद्ध अवस्था में है, तो कुंडली में बल वृद्धि नहीं दिखाई देती है। जातिका की D1 व D9 दोनों ही कुंडलियों को देखा, तब पाया कि विवाह का प्रॉमिस ही नहीं आ रहा है। वक्री गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर है। D1 में कि सर यही लगे रहने दीजिए, D1 में तथा वक्री गुरु की दृष्टि ही D9 में लग्न पर है, पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि लग्न व सप्तम भाव पर नहीं है तथा इस कुंडली में विवाह का कारक तत्व शुक्र तथा गुरु दोनों ही पीड़ित हैं। सप्तमेश बंजर राशि तथा शत्रु राशि में है। शुक्रदेव, सूर्यदेव, चंद्रदेव जो कि उनके शत्रु हैं, उनके साथ सम भाव में यानी मंगल के साथ मंगल के घर में बैठे हैं। अतः यहाँ पर विवाह के कारक तत्व शुक्र व गुरु दोनों ही पीड़ित हैं। उसमें बल की कमी के कारण तथा नवांश में सप्तम भाव में शनि देव के साथ केतु जो कि चंद्र के नक्षत्र श्रवण में है, तो केतु देव ने जातक को विवाह से दूर रखा, जैसा कि उनका स्वभाव है। एक और बात, इस जातिका का काम जो त्रिकोण है 3, 7, 11, आप देखिए इसमें ये तीनों ही राशियों में कोई भी ग्रह नहीं है जो कि काम से जातिका को दूर रखते हैं। अब कुंडली की अब दूसरी उदाहरण कुंडली लेते हैं। सर दूसरी कर दीजिए। अब दूसरी कुंडली में भी कुछ कुछ यही स्थिति दिखाई देती है। इस कुंडली में D1 में सूर्य, शनि और बुध की युति सप्तम भाव में तथा नवांश में भी सूर्य व शनि की युति भाग्य भाव में है तथा लग्न जो है बंजर राशि तथा D9 में मंगल तथा गुरु दोनों ही सेमी बंजर राशि में है, जो कि अभी तक विवाह ना होने का सबसे बड़ा कारण है। सूर्य शनि की युति तथा कर्क राशि यानी चंद्रदेव पुष्य शनि के नक्षत्र में है, जिससे ज्ञात होता है कि जातक के सभी कार्य विलंब से होते होंगे तथा इस कुंडली में भी बुध व शनि अस्त है तथा गुरु वक्री है तथा दोनों ही कुंडली में गुरुदेव बाधकेश भी है तथा मंगल अकारक है तथा बुध योग कारक है, किंतु बुध देव दोनों ही कुंडलियों में अस्त हैं। इस कारण दोनों ही कुंडली में देखने में प्रतीत आया है कि अभी तक दोनों जातक या जातिका दोनों की विवाह नहीं हुआ है। सर अगला लगा दीजिए। अब जो मेरा अगला विषय है वह है प्रेम विवाह। अब पहले प्रेम विवाह के सूत्र को देखते हैं। सर आगे वाली स्लाइड। उन दोनों कुंडलियों में एक विशेष बात और थी कि दोनों ही कुंडलियों का काम त्रिकोण खाली है और जो दूसरी उदाहरण कुंडली है उसमें 10वीं राशि 11वीं राशि में राहु के होने से तथा जब गोचर का शुरू गुरु व शनि मिथुन तथा तुला पर गोचर या दृष्टिगत होंगे, तब हो सकता है कि जातक की विवाह की संभावना बन जाए। प्रेम विवाह के सूत्र। सप्तम विवाह और जीवन साथी का कारक माना गया है। जन्म कुंडली में शुक्र और चंद्रमा की युति और पंचम और सप्तम स्थान के स्वामी के साथ संबंध हो तो प्रेम विवाह का योग बनता है। शुक्र पुरुष की कुंडली में यौन संबंध का कारक होता है और स्त्री की कुंडली में गुरु विशेष जो है स्पष्ट होता है। मंगल ऊर्जा का पराक्रम का ग्रह है। राहु केतु परंपरा को तोड़कर आगे बढ़ने वाला ग्रह है। यदि मंगल ग्रह राहु शनि से जुड़ा हो तो प्रेम विवाह की संभावना हो सकती है।
यदि राहु लग्न में तथा 7वें भाव पर गुरु की नजर हो तो व्यक्ति परिवार के विरुद्ध जाकर भी प्रेम विवाह की ओर आकर्षित हो सकता है। यदि सप्तम भाव का स्वामी मजबूत हो और शुभ ग्रहों से जुड़ा हुआ हो तो वह शुभ संकेत माना जाता है। प्रेम विवाह योग। सर आगे वाला कर दीजिए स्लाइड। प्रेम विवाह के लिए प्रथम भाव तथा द्वितीय, पंचम, सप्तम, नवम तथा एकादश भाव को भी देखेंगे। नवमाधिपति नवे भाव का स्वामी व शुक्र यदि राहु केतु शनि से पीड़ित हो तो अंतरजातीय विवाह होगा। पंचमाधिपति, नवमाधिपति, सप्तमाधिपति का आपस में संबंध बन रहा हो और लग्न का स्वामी भी संबंध बनाए तो प्रेम विवाह प्रबल हो जाता है। यदि सप्तम सप्तमेश शुक्र शनि तथा राहु द्वारा पापकृत हो तो सफल प्रेम संबंध रहते हैं। यदि किसी शुभ ग्रह का प्रभाव होगा तभी विवाह होगा, अन्यथा नहीं। और भी कुछ योग हैं, जैसे शुक्र मंगल का योग है, सप्तमेश पर राहु शुक्र शनि की दृष्टि, लग्न में शुक्र के साथ पंचमेश हो, पंचमेश व सप्तमेश के साथ शुक्र चंद्रमा की युति हो, पंचम में राहु या केतु हो, सप्तम में शनि या केतु हो, सप्तमेश की दृष्टि द्वादश भाव पर तथा सप्तमेश की युति शुक्र के साथ द्वादश भाव में हो, शुक्र सप्तमेश से संबंधित होकर 5वें भाव में बैठा हो। अब हम उदाहरण कुंडली को देखते हैं। अब उदाहरण कुंडली जो हमारी पहली है सन 1996 की, उसमें देखते हैं कि नवमाधिपति नवे भाव का स्वामी व गुरु राहु केतु शनि से पीड़ित है। आप देख सकते हैं शनि स्वयं पंचम भाव में विराजमान है और इस जातक का प्रेम विवाह हुआ है, अंतरजातीय विवाह हुआ है। ये सूत्र इसमें देखने के लिए मिलता है। इसके सर आगे दूसरी कुंडली लगाई है मैंने, जो उसी जातिका की कुंडली है जिसके साथ इस जातक का प्रेम विवाह हुआ है, जो 1997 की कुंडली है सर ये वाली। हाँ, इस कुंडली में भी आप देख सकते हैं कि प्रेम विवाह का योग देखने के मिल रहा है। इन दोनों वर वधू का ही आपस में प्रेम विवाह हुआ है। इसमें पंचमाधिपति, नवमाधिपति, सप्तमाधिपति का आपस में संबंध बन रहा है, जैसा कि स्पष्ट हो रहा है। ये दोनों कुंडली जातक जातिका जिनका की प्रेम विवाह हुआ है, आप देखें गुण मिलान मात्र 14 गुण मिले थे, पर प्रेम विवाह का योग प्रबल था। अब कैसे हुआ? क्योंकि जातक की कुंडली में सर्वप्रथम अंतरजातीय विवाह योग सूत्र लगाया, जो बिल्कुल सही बैठा। नवे भाव का स्वामी व गुरु यदि राहु केतु से शनि पीड़ित है, देख सकते हैं, और गुरु व चंद्र शनि की दशम दृष्टि गुरु पर तथा केतु की नवम दृष्टि नववेश यानी चंद्र पर है, तो यहाँ यह सूत्र सही बैठता है। लड़की की कुंडली में D1 में नवमेश पर शनि की बकरी दृष्टि और D9 में गुरु पर सप्तम दृष्टि व बुध पर बकरी दृष्टि शनि की पड़ रही है। लड़की की कुंडली में दूसरा सूत्र सप्तमेश चंद्र की दृष्टि, सर यही वाली कुंडली है। हाँ, सप्तमेश चंद्र की दृष्टि द्वादश भाव पर तथा सप्तमेश की युति शुक्र के साथ द्वादश भाव में, जो कि देखने में आया द्वादश के जो स्वामी हैं। गुरुदेव वह चंद्र के नक्षत्र श्रावण में है। इस प्रकार सप्तमेश और शुक्र की युति नक्षत्र ग्रह के द्वारा बन गई, नक्षत्र ग्रह के द्वारा बनी हुई है। ये योग सूत्र अब देखते हैं सर्वाष्टक में लड़के और लड़की की कुंडली में। सर्वाष्टक अंक लड़की की राशि मिथुन है। सर देखिए, लड़की की राशि इसमें मिथुन आ रही है और लड़के की कुंडली में मिथुन में 26 अंक दिए गए हैं और लड़के की राशि वृश्चिक, तो लड़की की कुंडली में वृश्चिक में 34 अंक दिए गए हैं। लड़की की कुंडली हाँ देखिए, वृश्चिक में 34 अंक दिए हैं। तथा सर्वाष्टक में एक मिलान और देखते हैं, यदि लड़के व लड़की की कुंडली में 9, 10, 11 भाव में यदि 30 या 28 से ऊपर अंक होते हैं तो विवाह संभवता बना रहता है। तो दोनों की कुंडली में ही 9, 10, 11 भाव में अंक बिंदु 30 से ऊपर है। अब हम देख सकते हैं कि जब दोनों का विवाह हुआ तब गोचर व दशा क्या कह रही थी। देखिए, जातक
का विवाह 9/5/2024 को हुआ, जिसमें जातक व जातिका दोनों की कुंडली में दोहरा गोचर लग रहा था। जातक की कुंडली में गुरु सप्तम में बैठकर लग्न को सप्तम दृष्टि दे रहे थे तथा शनिदेव चतुर्थ भाव में बैठकर लग्न को दृष्टि दे रहे थे तथा D1 के सप्तमेश सप्तम दृष्टि। इसी प्रकार जातिका की कुंडली में स्वयं चंद्र राशि के ऊपर गोचर करते हुए सप्तम भाव पर सप्तम दृष्टि तथा गोचर में स्वयं सप्तमेश के साथ युति में तथा शनिदेव दशम भाव में गोचर करते हुए सप्तम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। इस प्रकार दोनों ही कुंडली में दोहरा गोचर गुरु व शनि का तथा जातक की शुक्र की दशा चल रही थी तथा योगिनी में भ्रामरी जो कि मंगल दशा है। भ्रामरी की दशा में मंगल कार्य देखने को मिलता ही है तथा लड़की की कुंडली में दशा गुरु की और सूक्ष्म दशा में राहु था, जो कि सबसे बड़ा कारक ग्रह माना जाता है विवाह के लिए, और राहु का योगदान ना हो ऐसा संभव नहीं है। गोचर में या दशा में किसी में भी राहु का योगदान होता ही है। और जो जातिका की योगिनी दशा चल रही थी वह भी सिद्धि शुक्र की थी, जिसमें भद्र बुध का अंतर था, जो कि विवाह कार्य के लिए भी शुभ होती है। इस प्रकार बहुत कुछ दिखाई देने के साथ ही इन दोनों का प्रेम विवाह हुआ, अंतर जातीय विवाह हुआ, जो कि बलवान दिखाई दे रहा था। अतः अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जो भी कुछ त्रुटि हुई उसके लिए क्षमा चाहती हूँ और जो है सबको जय गणपति। बहुत सुंदर, एक उत्कृष्ट प्रस्तुति, जिसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि आपने जितने भी सूत्र हैं उनका समावेश किया। मतलब कहने को जैसे दोहरा गोचर बहुत कम लोग यूज करते हैं, नक्षत्रों का, प्रेम काम त्रिकोण का, जो एक स्पेशल चीजें हैं, जो स्पेशल चीज हैं उनका आपने उपयोग किया और सभी का उपयोग करके एक जो निचोड़ निकालते हैं वो निचोड़ निकाला, एक प्रैक्टिकल रूप में और एक थ्योरेटिकल रूप में। थ्योरेटिकल रूप में तो देखिए सही बात है, वो तो किताबों में दिया, लेकिन आपने उसको वास्तव में प्रैक्टिकल में लगाया। और सबसे खुशी की बात है कि जितने भी टूल्स होते हैं, जितने टूल्स हम विशारद तक पढ़ते हैं, उन सारे टूल का बहुत अच्छा उपयोग आपने किया, तो बहुत बधाई की पात्र हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप और इससे भी अच्छी आगे चल के प्रस्तुति बनाएंगी, इसी तरह की कुंडलियों पर लगाएंगी। धन्यवाद धर्मेंद्र जी। अभी मेरे ख्याल से जय अभी एक मिनट हमारे यहाँ शायद क्लास में जो इसकी मुख्य जो हमारी टीचर हैं जयलक्ष्मी जी, जिन्होंने विवाह के बारे में पढ़ाया था, वो शायद उपस्थित हैं। जयलक्ष्मी जी, आप उपस्थित हैं क्या? जय गणपति जय जी। गणपति जी, सबसे पहले इनको सभी आशीर्वचन दीजिए। प्रजेंटेशन हाँ, कि इन्होंने बहुत बढ़िया है। बताइए। इन्होंने ये प्रेजेंटेशन बना के जो मेरे पास भेजे थे, ऐसा एक भी पॉइंट नहीं था कि मैं इनको टोकूं। इतने अच्छे से एक्सप्रेस करके भेजे थे और खुद इतने कॉन्फिडेंट थे कि मैं इनसे ज्यादा नर्वस थी कि ये पता नहीं इतने सारे लिख दिए हैं, बोल पाएंगे नहीं बोल पाएंगे। बट बहुत सुंदर, मतलब ऐसे ही हमसे भी ज्यादा जब गुरुजी यही वर्ड बोलते हैं और गुरुजी से हमने ये कॉपी कर लिया कि गुरुजी से आज जब हम बोलने लगते हैं तो गुरुजी खुश होते हैं। वैसे ही जैसे मतलब अभी तक मैं नर्वस रहती हूँ, लेकिन आप इतने अच्छे से बोले, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी आरती जी। जय गणपति की नीलम जी, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी आपकी। एक भी पॉइंट तो आपने छोड़ा नहीं जो हम कमी निकालें कुछ। बाकी इतना अच्छे से कुंडलियों पे लगा के जिस तरह से हमारी फाइनल होती है एकदम बिल्कुल कुछ भी उसमें मिस्टेक नहीं। आपने बहुत फेयर वर्क में किया, जिसने मतलब ऐसा नहीं है प्रेजेंटेशन देना है कुछ भी बोल देना है, और मतलब प्रेजेंटेशन के साथ आपने कुंडली लगाई, बहुत अच्छा लगा मुझे। और एक नहीं आपने 2-3 उदाहरण दिए कुंडलियों के, बहुत ही अच्छे से। बहुत आभार है आपका, धन्यवाद। धर्मेंद्र जी कहाँ चले गए? बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं नीलम जी। आप जिस हिसाब से आपने अपना प्रेजेंटेशन दिया वो मतलब तारीफ के काबिल है, और आने वाले जो हमारे स्टूडेंट हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए काफी है। और इसी प्रकार से मैं जो मेरे स्टूडेंट हम लोगों के आ रहे हैं वो इस तरह से अपना प्रेजेंटेशन तैयार करें। वो आपने एक उसके सामने एक दृष्टिकोण रखा नीलम जी। और सबसे बड़ी बात यह इसमें आपने जो सर्वाष्टक वर्ग का बहुत मिक्स करा,
कि यदि कुंडली में यदि अपने पास अष्टक वर्ग अष्टकूट मिलान नहीं हुआ, बट सर्वाष्टक अपन को यदि दे रहा है अपन को प्रोमिस, तो वो जातक की कुंडली आगे शादी आगे चलती है, काफी अच्छी चलती है। ये आपने प्रत्यक्ष उदाहरण दिया, इसके लिए बहुत बहुत पुनः बधाई है आपको और आशीर्वाद आपको। इसी तरह तरक्की करें और आगे बढ़े।